हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टार वर्ल्ड क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 रसायन विज्ञान की अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 की कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे इस परीक्षा में और किस तरह के क्वेश्चंस आगामी परीक्षा में आ सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आइए इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। आइए बिना देरी करे हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये रसायन विज्ञान कक्षा 11 की जो मॉडल पेपर है, इसका समय दिया गया 3 घंटे और पूर्णांक इसका 70 दिया गया है। यानी 3 घंटे में आपको पेपर करना है जिसका पूर्णांक 70 दिया गया है। कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए नीचे, जैसे सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। पर कहा गया प्रश्नों के उत्तर जो अंक दिए गए हैं वो आपके सामने दिए गए निर्धारित हैं। प्रश्नों को घोषित अंक उनके सम्मुख निर्धारित हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। सबसे पहले जो आपका प्रश्न को है वो बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए, यानी 4 विकल्प दिए जाते हैं, उसमें आपको सही जो आंसर होता है वो चुनकर अपनी कॉपी में लिखना रहता है। तो पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें पूछा है पानी में H और O का भारात्मक अनुपात क्या होगा, यानी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसका भारात्मक अनुपात क्या होता है। तो इसमें हम आपको सही विकल्प बताते चलते हैं। तो इसमें 1:8 होता है, याद रखिएगा। पानी में जो H अनुपात O होता है, यानी हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन होता है, वो 1:8 होता है। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात कर लें इसी के खा की के निम्न में अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय तो 3 पड़ा होगा। एक होता है आपका लौ चुंबकीय जो ज़्यादा अट्रैक्शन करते हैं, एक अनुचुंबकीय जो मीडियम होते हैं, और एक होते हैं प्रति चुंबकीय जो बिल्कुल जिसमें भी चुंबकत्व नहीं पाया जाता। तो सबसे ज़्यादा अनुचुंबकीय पदार्थ होता है वो हमेशा याद रखिएगा कॉपर होता है। तो यहाँ पर Cu+2 पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगर गा की बात करें तो गा में हमसे पूछा गया है कि Cu यानी कॉपर Z29, यानी जो इसका क्रमांक दिया गया परमाणु क्रमांक वो दिया गया है 2929, या डी ब्लॉक का है या पी ब्लॉक का है या एफ ब्लॉक का है। तो याद रखिएगा ये जो तत्व है वो आपका डी ब्लॉक का तत्व है। डी ब्लॉक का तत्व कॉपर डी ब्लॉक के तत्व में ही आता है। तो रेखीय अणु नहीं है, तो कौन सा रेखीय अणु नहीं है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए H2O और CO2, C2H2 और HCN। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अड़ा में हमसे क्या पूछा गया है, अड़ा की बात कर लें, सॉरी चा की बात कर लें। तो चा में हमसे पूछा गया है जब बर्फ़ पिघलती है तो उसकी एंट्रोपी, जो एंट्रोपी भी एक ऊर्जा होती है, तो वो क्या होती है, बढ़ती है कि घटती है या स्थिर रहती है या शून्य हो जाती है। तो याद रखिएगा जब बर्फ़ पिघलती है तो उसकी एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। तो बर्फ़ जब पिघलती है तो एंट्रोपी बढ़ती है, याद रखिएगा। अब आपके लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं जिनमें दो नंबर आप पर निर्धारित किए गए, यानी प्रत्येक प्रश्न पर आपको मिलने वाले हैं 2 नंबर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड के का की। तो एंट्रोपी का तात्पर्य क्या है, तो किसका प्रभाव पड़ता है। तो एंट्रोपी पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी इसमें पूछा गया है जो आपकी एंट्रोपी होती है, ऊपर बताई गई थी कि बर्फ पिघलने पर इसकी एंट्रोपी बढ़ती है, तो उसमें अब ताप का प्रभाव पूछ रहा है कि यदि उसको गर्म किया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेकेंड में आपसे कहा है वांडर वाल्स समीकरण लिखिए और ए बी में इसमें ए और बी क्या हैं, यानी वान डेर वाल्स समीकरण आपको लिखना है और ये भी बताना है कि इसमें ए और बी हैं वो क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है ठोस NaCl, तो NaCl सोडियम क्लोराइड साधारण नमक को कहा जाता है, विद्युत का अचालक है, क्यों अचालक है इसको आपको बताना है। और घा में क्या पूछा गया है, क्षारीय मृदा तत्व क्या होते हैं, परमाणु त्रिज्या से आप क्या समझते हैं, यानी क्षारीय मृदा तत्व जो होते हैं उनको भी पूछा गया है। साथ ही साथ परमाणु त्रिज्या से आप क्या समझते हैं ये भी पूछा गया। अगर क्वेश्चन 3 की हम बात कर लें तो क्वेश्चन 3 में कहा गया है डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, स्पष्ट के, यानी जो डी उपकोष में अभी आपको बताया गया था कॉपर, ये डी उपकोष का तत्व होता है। तो इसमें आखिरी जो होता है कक्षक उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको आपको स्पष्ट करना है कि होते हैं तो किस तरह से होते हैं। अगर बात कर लें यहाँ से 3 के खा की, तो 3 के खा में कहा मूल एसआई इकाई कैसे चिन्हित करते हैं, मोल कैसे परिभाषित करेंगे, तो इसकी परिभाषा भी पूछी गई और किस तरह से इसको प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को समझाइए, यहाँ पर एंथैल्पी पूछी गई है कि इलेक्ट्रॉन लब्धि में एंथैल्पी क्या चीज़ होती है, इसको आपका समझाना है। साथ ही साथ घा में पूछा गया SO2 की आकृति
पंक्ति क्यों होती है, यानी जो आपको एक SO2 की सल्फर डाइऑक्साइड की आकृति बनाना है और साथ ही साथ उसके बारे में बताना भी है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें तो इसमें आपसे पूछा गया वास्तविक गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन को संक्षेप में समझाइए, जबकि खा में आपसे कहा गया है कि स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इस पर टॉपिक पर आपको एक टिप्पणी लिखना है, यानी शॉर्ट नोट्स लिखना है। और गा में आपसे कहा गया कार्बन डाइऑक्साइड अणु की संरचना व्याख्या कीजिए। जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अणु की आपको व्याख्या करना है। घा में तत्वों का द्वितीय आयतन एंथैल्पी का मान प्रथम आयतन एंथैल्पी से अधिक होता है, क्यों? कारण बताना है। जब क्यों लगा हो तो इसमें समझ लीजिएगा कि हमसे कारण पूछा गया है। जबकि 5 में की अगर बात कर लें तो इसमें बहुत ही सिंपल चीज़ आई है, हुंड का नियम। दोस्तों आपने पढ़ाई होगा हुंड का नियम, अधिकतम बहुलकता का नियम क्या है, इसमें एक उदाहरण देकर भी बताना है आपको, ये साथ ही साथ एक उदाहरण भी देना है। खा में आपसे कहा गया है 100 ग्राम कॉपर सल्फेट, यानी जो कॉपर सल्फेट है उसको 100 ग्राम से कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कॉपर सल्फेट अगर 100 ग्राम हो तो इससे हम कितना कॉपर प्राप्त कर सकते हैं। जबकि घा में क्या कहा गया है, आयतन एंथैल्पी क्या है, आवर्त सारणी में आवर्तों एवं समूह में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर आयतन एंथैल्पी कैसे परिवर्तित होती है, यानी अगर समूह और आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़े तो एंथैल्पी बढ़ेगी या घटेगी, किस तरह से प्रभावित होगी, ये आपको बताना है। साथ ही साथ अगर घा की बात कर लें 5 के घा की, तो NH3 यानी अमोनिया और NF3 में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होगा, क्यों? यानी इन दोनों में NH3 और NF3 में आपको ये बताना है कि द्विध्रुव आघूर्ण किसका अधिक होगा और साथ ही साथ ये भी बताना है कि क्यों अधिक होगा। तो क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात कर लें तो अभिक्रिया एंथैल्पी तथा समभवन एंथैल्पी को उदाहरण देकर समझाइए। इस पर मिलने वाले हैं आपको पूरे 5 मार्क्स। तो जो 6 नंबर का क्वेश्चन है इसको आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो अगले क्वेश्चन में मुझसे क्या कहा गया है, तो कहा है दहन एंथैल्पी उदासीनीकरण एंथैल्पी को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। हेस का नियम बताइए, इसके 2 अनुप्रयोग बताइए। हेस का नियम तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। हेस वैज्ञानिक ने कहा था कि कोई भी अभिक्रिया चाहे एक चरण में कराई जाए चाहे अनेक चरण में कराई जाए, यानी कोई अभिक्रिया सीधे करा दी जाए, जैसे कोई उत्पाद ए से लेकर अगर सी तक डायरेक्ट बना दिया जाए डायरेक्ट, तो भी उतनी ऊर्जा होगी, या फिर उसको तोड़ते हुए कि पहले ए बनाया फिर बी बनाया और लास्ट में सी बनाया तो भी उतनी ऊर्जा उत्सर्जित होती। यही वैज्ञानिक हेस ने बताया था। तो यहाँ से अगर हम खा की बात करें जो इसका दिया गया है तो अष्टक नियम को परिभाषित करना है। इस नियम के महत्व और सीमाओं को बताना है कि अष्टक नियम क्या होता है, किस तरह से भरे जाते हैं। तो इसमें जैसे कॉलम बने होते हैं तो सबसे पहले उसमें एक इलेक्ट्रॉन विस्थापित करते हैं और फिर उसके बाद दोबारा इलेक्ट्रॉन एक एक करके भेजते हैं। तो याद रखिएगा यही अष्टक का नियम था। तो 7 का की अगर बात कर लें खा की बात कर लें तो बदु संयोजी यौगिक क्या होते हैं, इसके मुख्य लक्षण और वर्णन कीजिए। पाई बंद और सिग्मा बंदों को उदाहरण देकर समझाइए कि पाई बंद और सिग्मा बंद क्या होते हैं, इसके उदाहरण देकर आपको समझाना है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में दीर्घ रूप तथा प्रवर्धित आवर्त सारणी का आधार क्या है, इसको समझाइए। तो इसमें मिलने वाले हैं आपको पूरे 5 नंबर। साथ ही साथ खा में एस ब्लॉक तत्वों के 4 समान लक्षणों को लिखिए। अथवा लगा दिया है, या तो एस ब्लॉक के तत्वों को लिखिए या फिर उसके नीचे आ जाइए आप काम कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। तो क्वांटम संख्या तो आप लोगों ने पढ़ी होती कि मुख्य क्वांटम संख्या, दिग्गसी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या और आपका दिग्गसी क्वांटम संख्या होती हैं। 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती हैं। उसको पूछा गया इनके नाम तथा संकेत कीजिए। तो मुख्य क्वांटम संख्या तो n होती है और दिग्गसी l होती है, ठीक है, और स्पिन जो होती है वो s से प्रदर्शित करते हैं और चुंबकीय वाले को m से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो क्या कहा गया है, खा में हाइजेन इलेक्ट्रॉन में मेघ धारणा के आधार पर कक्षक को परिभाषित कीजिए। हाइजेन जो वर्ग है उसकी अनिश्चितता के सिद्धांत की व्याख्या भी करनी है। तो यहाँ पर इतने क्वेश्चन आपको
तो इस पेपर में आपसे यहाँ तक 7 क्वेश्चन तक पूछे गए थे। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हम इस तरह के वीडियोज़ अपने चैनल पर लाते रहते हैं। जब तक ख्याल रख के अपना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसन टू मी।